और इसी लालच का फायदा उठाकर एक अमेरिकी फर्म जेन स्ट्रीट ने भारतीय बाजार में करोड़ों की काली कमाई की। लंबे समय तक चले इस फर्जीवाड़े की भनक जब सेबी को लगी तो उसने जेन स्ट्रीट पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जेन स्ट्रीट भले ही अब सेबी के हत्थे चढ़ गई है, लेकिन सवाल ये कि इतने ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी बाजार में भी ये किस तरह से हुआ, सालों से चल रहे इस घोटाले में किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ा है, और साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ये जानना जरूरी कि जेन स्ट्रीट जैसे बड़े ट्रेडिंग फर्म्स जो है वो सिस्टम का फ़ायदा उठाकर अगर ट्रेड करते हैं और मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं तो उनसे कैसे बचे। और इसी पर है ये हमारा खास शो, जेन स्ट्रीट ने कैसे किया चीट। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तक के सबसे बड़े घोटाले जिसमें सेबी ने 4,800 करोड़ से ज़्यादा का पैसा फाइन लगाया है, तो इसका पता कब और कैसे चला सेबी को, और इसी के लिए मैं आपको एक बेहद खास मेहमान से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिन्होंने सेबी को आगाह किया कि किस तरह की गड़बड़ी बाजार में चल रही है, खासतौर से ऑप्शंस की ट्रेडिंग में। और ये महानुभाव हैं, इन्होंने IIT दिल्ली से बीटेक की डिग्री हासिल की है, IIM कोलकाता से आपने MBA किया है, 3 लेवल तक की CFE की पढ़ाई की है। नाम है इनका मयंक बंसल, मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने इंटर्नशिप सिंगापुर में की, नोमुरा जैसी दिग्गज FI ब्रोकरेज के साथ। 2012 से 2024 तक आपने एडलवाइज जैसी बड़ी दिग्गज संस्थान में सीनियर लेवल पर काम किया है, और एडलवाइज में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले ये महानुभाव भी बने। उसके बाद वो अपन रिटायर हुए वहाँ से, और उसके बाद UAE स्थित एक हेज फंड में प्रेसिडेंट बनकर काम करते दिख रहे हैं। मयंक बंसल साहब का करते हैं स्वागत। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर, इससे पहले मैं बाकी सबके बारे में जानूं, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारे दर्शक पहली बार आपसे मिल रहे हैं। जरा ये समझाइए कि आपका किस तरह का अनुभव है बाजार का, आपने क्या कुछ किया है जिससे कि आपको थोड़ा सेंस लगा कि बाजार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बात पकड़ने के लिए या समझने के लिए कुछ न कुछ तो अनुभव और कुछ न कुछ तो आपकी शिक्षा रही होगी, राइट? हाँ, तो शिक्षा तो नमस्कार नमस्कार। अनिल सिंह जी। सबसे पहले आपसे लाइव बात करके बड़ी प्रसन्नता हुई। थैंक यू। और जहाँ तक मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और डिग्रीज की बात है, वो तो आपने अभी बता ही दिया है। जी। तो मैंने IIM कलकत्ता से 2012 में ग्रेजुएट किया, और IIT दिल्ली से 2009 में किया था। और उसके बाद से मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ शुरू से। तो मेरा अनुभव लगभग 13-14 साल का है, और उसमें भी मैं काफी बड़े पैमाने पे ऑप्शन ट्रेडिंग करता था एडलवाइज में। तो जहां तक मार्केट के अलग अलग मेट्रिक्स हैं, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी डिटेल्ड है मेरे पास। अ, अब तो मैं दुबई मूव कर गया हूँ, तो ये पूरा है। और एक्चुअली जो आप ये जो FN, आपने क्वेश्चन आपने सवाल था। FNO ट्रेड्स और ऑप्शंस मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है उस पर आपकी गहरी पकड़ है, आपने कई सालों तक ये काम किया है, राइट? बहुत बहुत मतलब एक दशक से ज्यादा हो गया है, करीब 13-14 साल हो गए हैं। हम्म। और उसमें भी बहुत ही मतलब डेली बेसिस पे, मतलब रोज रोज मैं वो ट्रेडिंग कर चुका हूँ। और संभावित सी बात है कि अगर आप रोज इसी काम को अगर आप अपना व्यवसाय को करेंगे तो आपकी पकड़ मजबूत होती और जाएगी। वो भी तब जबकि आप इतने वेल क्वालिफाइड है कि IIT और IIM दो सबसे बेस्ट डिग्री का कॉम्बिनेशन भारत में नहीं, शायद किसी दुनिया में हो सकता है। दुनिया में भी शायद ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप IIT और IIM दोनों करें, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। कब मयंक जी आपको लगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है? देखिए, ये ना जो गड़बड़ शुरू हो गई थी, वो तो जुलाई 2023 में ही गड़बड़ शुरू हो गई थी। अच्छा। तो जुलाई 2023 से ही गड़बड़ मतलब दिखने लग गई थी कि मार्केट में गड़बड़ हो रही है। और जब तक जनवरी 2024 आया, तब तक बिल्कुल निश्चित हो गया था कि गड़बड़ इंडीड हो रही है। मतलब अगर जुलाई 2023 में कोई भी शंका थी, तो बाय द टाइम 2024 का जनवरी आया, तब तक वो सारी शंकाएं मतलब हट गई थी। और कोई शक नहीं बचा था कि कोई एक बड़ी एंटिटी है जो कि मार्केट को डेलिबरेटली मैनिपुलेट कर रही है। इसका अंदाजा आप IV से लगा सकते हैं। इंप्लाइड वॉलिटिलिटी एक पैरामीटर होता है ऑप्शंस में, तो उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा कि उससे कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। बट हाँ, तो ये जो आपके सवाल का आंसर है वो यही है कि जुलाई 2023 में पता चला था, और मतलब होने लग गया था जुलाई 2023 से। और जनवरी 2024 में निश्चित हो गया था कि ये इंडीड हो रहा है।
तो उसके बाद आपने सेबी को पत्र लिखा, आपने उनको जानकारी दी कि कुछ किसी न किसी नहीं तरह नहीं, से। सेबी को मैंने पत्र काफी विलंबित तौर पे लिखा। अच्छा। सेबी को मैंने तो काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आइडिया लग रहा था कि मैनिपुलेशन हो रहा है। मतलब काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इतने ही क्वालिफाइड है, मैं अकेला नहीं हूं, तो काफी लोगों को अंदाजा लग रहा था कि मार्केट मैनिपुलेटेड है, बट कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा था। और आई थिंक मेरे जैसे लोग भी इंतजार कर रहे थे कि ये ऑटो करेक्ट हो जाए किसी तरह, मतलब सेबी खुद ही इसे आइडेंटिफाई कर ले, या एनएसई का सर्वेलेंस और बीएसई का सर्वेलेंस इसे खुद ही आइडेंटिफाई कर ले, और वो लोग इस पे जांच करके इसको रिजॉल्व कर दें। बट वो हो नहीं रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो वो पूरे, अगर आप 2024 का साल देखें जनवरी से दिसंबर, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैनिपुलेशन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था, वो पूरा बढ़ता ही गया। दिसंबर में इनफैक्ट पीक मैनिपुलेशन हो रहा था, दिसंबर 2024 में। उस समय मैंने सभी को एक मेल भेजा, जिसका अनंत नारायण जी जो होल टाइम मेंबर हैं, जिन्होंने इंटरिम ऑर्डर भी पास किया, उन्होंने बहुत ही जल्दी से जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि हम प्रेजेंटेशन करते हैं, जो कि फिर हमारी प्रेजेंटेशन 6 जन 2025 को बीकेसी में, सेबी भवन में, जो उनका हेडक्वार्टर है, वहां पे हुई, जिसमें काफी सारे अनंत नारायण जी तो प्रस्तुत थे ही, बाकी भी काफी सर्वेलेंस के लोग, मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट के लोग, ये सब प्रस्तुत थे। बिल्कुल। तो मैं तो आपको इस मामले में फिर बधाई देना चाहता हूं कि आपने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स और पूरे मार्केट की इंटीग्रिटी के लिए आपने सोचा और हिम्मत करके इस तरह की आपने एक जानकारी भी दी, और उसके बाद आपने पूरी तरह से समझाया भी कि मामला कैसे क्या है। क्या लगता है सर, 4,843 करोड़ की जो सेबी ने इस पर जो फाइन लगाई है, क्या मामला सिर्फ इतना ही है, या बहुत माफ कीजिएगा, इससे कहीं ज्यादा बड़ा? अनिल सिंह जी, अभी सेबी ने केवल 21 दिन पकड़े हैं, 18 दिन बैंक निफ्टी के और 3 दिन निफ्टी के। तो ये जो 4,800 करोड़ है मैनिपुलेशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया, चल रहा है जुलाई 2023 से, तो लगभग 500 ट्रेडिंग डे हो गए हैं। मतलब अगर मैं जुलाई 2023 से लेके अब जुलाई 2025 आ रहा है, लगभग 500 ट्रेडिंग डेज हुए हैं। उसमें से सेबी ने अभी केवल 21 दिन का इन डेप्थ एनालिसिस किया है, केवल 21 दिन। उस 21 दिन में 4,800 करोड़ का घोटाला सेबी को लगा है, और जो 2 साल में जेन स्ट्रीट ने पूरा प्रॉफिट कमाया है, वो 36,500 करोड़ है। मेरा अनुमान ये है कि ये जो पूरा का पूरा जो जेन स्ट्रीट का प्रॉफिट है, लगभग पूरा का पूरा ही ये मैनिपुलेशन से आया है। उसके भी कारण है कि ऐसा मुझे क्यों लगता है। पहली बात तो, एक और चीज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 36,500 करोड़ का जो टोटल जेन स्ट्रीट का प्रॉफिट है, वो भी अभी सभी ने केवल एनएसई सेगमेंट से निकाला है। अभी बीएस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो पूरा उसकी जांच करना बचा हुआ है। उसमें भी सेंसेक्स की एक्सपायरीज होती हैं, जिसमें मैनिपुलेशन हुआ है, अग्रेसिव मैनिपुलेशन हुआ है सेंसेक्स एक्सपायरीज में। तो ये 36,500 करोड़ में फर्दर 6-7 हजार करोड़ का ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, और वो 43,000 करोड़ की तरफ जाने लग जाएगा। और इसमें मेजर पोर्शन मेरे अनुमान में 43,000 करोड़ से 4,800 करोड़ का फिगर अभी इंटरिम रिपोर्ट में आया है, क्योंकि सेबी ने केवल 21 दिन इवैल्यूएट किए हैं। काफी चांसेस हैं कि ये पूरा जो 43,000 करोड़ का फिगर है, लगभग पूरा, मे भी 37,000 करोड़, 38,000 करोड़, ये पूरा का पूरा ही अनलॉफुली गॉटन है। माय गॉड। तो ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। दर्शकों को मैं फर्दर बताना चाहूंगा कि 2024 अकेले में जेन स्ट्रीट का प्रॉफिट 22,500 करोड़ से 25,000 करोड़ का था, 2024 में अकेले। जस्ट टू गिव कलर ऑन दिस, मतलब जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव हियर, 22,500 25,000 करोड़ इज द समेशन ऑफ द फ्रॉड्स ऑफ नीरव मोदी, विजय माल्या एंड केतन पारेख कंबाइंड। मतलब इतना बड़ा मामला। इट इज दीज थ्री फ्रॉड्स कंबाइंड, एंड दिस इज हैपनिंग। ये इसकी जो हो रहा है, ये साल पे साल इतना बड़ा हो रहा है। करेक्ट। मतलब एक तो 2024 का फिगर ही इन तीनों के फ्रॉड जितना बड़ा है, और ये साल पे साल हो रहा है। तो बहुत गंभीरता का मामला है, अति गंभीरता का मामला है। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है लिटरली। ओह, तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही साल का जो घोटाला इन्होंने किया 22-25 हजार करोड़ का, वो तीनों ही, नीरव मोदी, विजय माल्या और अगर केतन पारेख के घोटाले को मिलाकर देखें, उससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। 4,800 करोड़ का जो मामला पकड़ा है सिर्फ 20-22 दिन की ट्रेडिंग का,
वो करीबन करीबन 10 गुना हो सकता है, 9-10 गुना हो सकता है, यानी 43,000 करोड़ के आसपास का ये बड़ा मामला हो सकता है। अब इसमें जरा समझाएं कि एग्जैक्टली जेन स्ट्रीट ने किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया, ऐसा क्या किया कि उन्होंने पूरा मार्केट अपने कंट्रोल में कर लिया और अपनी मर्जी के हिसाब से पैसा बनाया। देखिए अनिल सिंह जी, आपको अंदाजा होगा कि हमारे मार्केट में दो सेगमेंट्स हैं, एक डेरिवेटिव सेगमेंट है और एक कैश सेगमेंट है जी। अब हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो डेरिवेटिव सेगमेंट है वो बहुत डीप है, उसमें बहुत वॉल्यूम्स हो सकते हैं, उसमें बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं और बहुत वॉल्यूम्स होते हैं। बट कैश मार्केट काफी हल्का है उसके कंपैरिजन में, तो उसमें उतनी वॉल्यूम्स नहीं है। तो मैनिपुलेटिंग एंटिटी ये करता है कि वो डेरिवेटिव्स में अपनी पोजीशन बिठा देता है। किस तरीके से बिठाता है उस पर भी मैं आता हूं। वो डेरिवेटिव्स में अपनी पोजीशन बिठा देता है और फिर कैश मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है ताकि वो डेरिवेटिव पोजीशन में उसका मल्टीपल टाइम्स बन जाए। जितना भी उसका कैश में थोड़ा बहुत लॉस होगा खरीदारी और बेचने करने में, उसका मल्टीपल टाइम्स उसका मुनाफा हो जाए डेरिवेटिव्स पोजीशंस में। इसके लिए वो दो षड्यंत्र उसके मतलब दो उसके कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। पहला एक क्वाइट एक्सपायरी का कॉन्स्ट्रक्ट है। इसमें वो क्या करता है कि जो ऑप्शंस होते हैं उनको वो सुबह से एक्सपायरी डे पे 9:15 बजे से वो जबरदस्त और भयंकर तरीके से बेचना शुरू कर देता है और ऑप्शंस बड़े सस्ते हो जाते हैं। ऑप्शंस का एक पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है इंप्लाइड वॉलिटिलिटी, जो कि ये बताता है कि एक ऑप्शन कितना सस्ता या महंगा है। तो अगर इंप्लाइड वॉलिटिलिटी जब गिरती है तो ऑप्शन सस्ता होता है, जब वो चढ़ती है तो ऑप्शन महंगा होता है। तो जो क्वाइट एक्सपायरी डेज हैं उसमें वो क्या करता है, सुबह के 9:15 बजे जब मार्केट खुलता है उससे लेके लेट्स से 12-1 बजे तक वो ऑप्शंस बेचता जाएगा, लगातार मतलब रिलेंटलेसली वो बेचता जाएगा। क्योंकि इतनी बिक्री हो रही है ऑप्शंस में, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑप्शंस की आईवीज हैं वो बड़ी सस्ती हो जाती है। ये इंडिकेटर होता है कि कोई बदमाशी कर रहा है। बेसिकली वो आईवीज बिल्कुल अटपटी लेवल पे सस्ती हो जाती है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा कि ये ऐसी बात है जैसे मतलब कोई भी बहुत महंगी चीज है, सोना है, सोना बड़ा महंगा चल रहा है, वो मिल रहा है आपको 1,001 रुपए में 1 किलो सोना। इतनी सस्ती हो जाती है वो। बिल्कुल ही मतलब कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट देख के अचंभित रहता है कि कोई इतनी इतने सस्ते पे ऑप्शंस क्यों बेच रहा होगा। राइट। अब बिके हुए ऑप्शंस पैसे तब बनाते हैं जब मार्केट बिल्कुल शांत रहता है। जब बिल्कुल शांत रहता है तब बिके हुए ऑप्शंस में जबरदस्त तरीके से पैसा बनता है। तो मैनिपुलेटिंग एंटिटी जो जेन स्ट्रीट सेबी ने आइडेंटिफाई किया है वो क्या करती है कि एक बार उसने ऑप्शंस पोजीशन बिठा दी, फिर वो मार्केट को हिलने ही नहीं देती। वो बिल्कुल टाइट रेंज में, बिल्कुल सटीक रेंज में उसको बना के रखती है ताकि ऑप्शंस सेलिंग से जो उसका पैसा है वो पूरा मैक्सिमाइज हो जाए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीके को मैं कहता हूं वॉलेटाइल कंस्ट्रक्ट। वॉलेटाइल कंस्ट्रक्ट में क्या होता है कि ये उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि वो सुबह से जबरदस्त तरीके से ऑप्शन बाइंग करता है। वो एक साइड पकड़ लेता है अपने मन में, या तो तेजी की साइड या मंदी की साइड, कोई भी एक साइड वो पकड़ लेगा और फिर उस डायरेक्शन में वो हेवी ऑप्शन बाइंग करेगा। लेट्स से उसने ऊपर की साइड पकड़ ली, ओके, तो वो क्या करेगा, वो एट द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी कॉल, डीप आउट ऑफ द मनी कॉल, ये सारे कॉल्स बिल्कुल बल्क में बाय करेगा। वो इतने बल्क में बाय करेगा कि जो ऑप्शन का आईवी पैरामीटर है, जो मैं बता रहा था कि सस्ते या महंगा का अनुमान है, वो बिल्कुल शूट थ्रू द रूफ हो जाता है। तो वो बहुत महंगी हो जाती है, मतलब वो अटपटी हो जाती है। मतलब एक उदाहरण तौर पे जैसे एक पानी की बॉटल 20 रुपए की आमतौर पे इंडिया में मिलती है, तो वो आप समझिए कि वो 20,000 की मिल गई है, ऐसी अटपटी हो जाती है वो। अब लॉन्ग ऑप्शंस मतलब बॉट ऑप्शंस पैसा तब बनाते हैं जब एक बहुत स्टीप मूव एक डायरेक्शन में आता है। तो एक बार उसने खरीदारी कर ली जो कि एविडेंट है ऑप्शन की आईवी से, जो बिल्कुल अटपटी हो गई है। बाय द वे, इस पूरे टाइम में जो मार्केट, जो बाजार के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पूरा सोच रहे होते हैं कि कोई इतनी महंगी आईवी क्यों खरीदेगा। आप खुद ही सोचिए कि 20,000 की बोतल पानी की कोई क्यों जबरदस्ती खरीद रहा है, मतलब जबरदस्ती वो खरीद रहा है। और क्योंकि इतना महंगा होता है, होता क्या है कि अनसस्पेक्टिंग लोग जैसे रिटेल या वो, उन्हें महंगा लगता है वो, और वो उन ऑप्शंस को बेच देते हैं। क्योंकि जाहिर तौर पे 20,000 की पानी की बोतल तो बहुत महंगी है, आप भी बेचेंगे, मैं भी बेचूंगा, किसी को भी बेचना चाहिए, मतलब अगर वो ट्रेड हो रही है तो वो बेच देते हैं। पर वो मैनिपुलेटिंग एंटिटी फिर क्या करती है कि लैटर हाफ ऑफ द डे में, जो लास्ट के 2-2.5 घंटे हैं, 1 बजे के बाद का जो पीरियड है, उसमें बहुत स्टीप मूव लाती है।
जिस डायरेक्शन में उन्होंने बाइंग की है, तो उसने वो पूरा एक 500 पॉइंट का मूव ले आएगी निफ्टी में, लेट से 2% का वो 2% का वो मूव ले आएगी एक डायरेक्शन में। और जो सारे उसने कॉल्स की खरीदारी की है वो सब बहुत जोर से इन द मनी होते हैं। करेक्ट। तो ये पूरा मामला है। इसकी जो पकड़ है वो आईवी, मतलब जो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी है वो जहां पे चली जाती है वो बिल्कुल ही बिजार और बिल्कुल मतलब नॉन सेंसिकल से लेवल्स होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद मार्केट वही कर देता है बार बार। तो मतलब दोनों तरह के मार्केट में, चाहे मार्केट शांत रहे तो दोनों तरफ के पुट और कॉल बेचकर वो एकदम मार्केट को टाइट कर देंगे और पूरा खा जाएंगे। और अगर मार्केट वोलेटाइल रहे तो भी इसमें एक जरूरी बात ये भी है कि जब वो कॉल और पुट सब बेचते हैं वो स्ट्राइक पे एक्सपायरी करा देते हैं। करेक्ट। जब स्ट्राइक पे एक्सपायरी होती है तो कॉल और पुट दोनों से मैक्सिमाइज हो जाता है पैसा भी। एब्सोल्युटली। तभी मैं देखता कई बार ऐसा होता था मयंक जी के मतलब समझिए 25,500 के हाई स्ट्राइक प्राइस पे पुट का भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कॉल का भी हाईएस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, या ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 पॉइंट की रेंज में। इसका मतलब क्लियर है कि दोनों तरफ पैक कर दिया। अच्छा, ये करने के लिए पैसे तो लगते होंगे, इतना बड़ा मैनिपुलेशन करना है तो बहुत पैसा भी तो डालना पड़ता होगा, या कम पैसे से ही काम हो जाता है? नहीं, कम पैसे से हो जाता है। वैसे तो सेबी की रिपोर्ट में जेन स्ट्रीट को कैश में करते हुए दिखाया गया है, तो कैश में जाहिर तौर पे ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि वैसे उन्होंने फ्यूचर्स भी मेंशन किया है, बट कैश में तो देखो लेवरेज है नहीं, तो कैश में तो ज्यादा पैसा लगेगा। बट मार्केट को हिलाने के लिए आपको कैश मार्केट में घुसने की जरूरत है नहीं। एक्चुअली आप सिंपली फ्यूचर से कर सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी में 6-7 हजार करोड़ की खरीदारी करें तो निफ्टी हिलने लग जाता है, बहुत जोर से हिलने लग जाता है, 1%, 2% की तरफ वो जाने लग जाता है। उसमें होता क्या है कि जिन लोगों ने ऑप्शन सेल किए होते हैं, कॉल सेल किए होते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाते हैं, तो वो बाय करने आते हैं तो मार्केट और उस डायरेक्शन में प्रोपेल होता है, तो वो थोड़ा सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता है। बट निफ्टी को हिलाने के लिए लेट्स से 5-6 हजार की, अगर आप इसको भी मैं ऐसे ही अनुमान नहीं लगा रहा, अगर आप एफआईआई और डीआईआई का नंबर देखें जो की सेगमेंट्स हैं हमारे बाजार में, उनका जो कंबाइंड सम है, कंबाइंड नेट, मैं ये नहीं बोल रहा कितना इनफ्लो हो रहा है कितना आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो की बात कर रहा हूं यहाँ पे, जो नेट है वो आमतौर पे 3-4 हजार करोड़ के अंदर ही होता है। तो जो भी बाजार में मूव आता है वो नेट 3-4 हजार करोड़ से ही आता है। तो अगर कोई जानबूझ के 5-6 हजार करोड़ की खरीदारी या बिक्री कर दे तो जाहिर तौर पर वो मूव आएगा, मतलब जो भी, क्योंकि जो आता है वो भी उतने से ही आता है, तो वो आएगा। हैविंग सेड दैट, जबकि मैं ये कह रहा हूं तब भी 6,000 करोड़ की जरूरत नहीं है 6,000 करोड़ का एक्सपोजर लेने के लिए। 6,000 करोड़ का एक्सपोजर आप सिंपली 1,000 करोड़ में ले सकते हैं फ्यूचर्स के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आपको वो पूरा शेल आउट करना है। तो समस्या की बात ये भी है कि अगर सेबी इस पे बहुत कड़ी सजा नहीं देता इसे, तो 1,000 करोड़ तो कोई अमाउंट ही नहीं है। बहुत लोगों के पास 1,000 करोड़ है, बहुत सारे लोगों के पास 1,000 करोड़ है, और बहुत सारे लोगों के पास पोटेंशियल है मार्केट मैनिपुलेट करने का। पीपल आर गुड फेथ एक्टर्स। तो मयंक जी, फिर तो इसका मतलब ये जेन स्ट्रीट अकेला नहीं होगा, इसके और भाई बंधु भी होंगे जो मार्केट में इसी तरह का काम कर रहे हैं? नहीं, अभी वैसे उस पर शंका उठी है कुछ बाहर के फंड्स पे, बट बाय एंड लार्ज जो मैं काफी टाइम से इस मार्केट में हूं तो मुझे इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में भी अंदाजा है। बाय एंड लार्ज पीपल और लॉ अबाइडिंग। अच्छा। एक उदाहरण तौर पे मैं आपको बोलता हूं कि सी पीपल डोंट वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ पीपल। लोगों को गलत चीज करना नहीं है, जनरली वो करना नहीं चाहते, वो बोलते हैं कि हमें नहीं करना ये, एक जबकि उनके पास कैपेसिटी होती है करने की तब भी वो नहीं करना चाहते। एक उदाहरण तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है ना, वहां पे अल्कोहल इलीगल है, बट ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बिकता होगा। एक अनस्क्रूपलेस मैनर में कुछ शेड्स वेड्स में कहीं तो वो बिकता होगा। तो कोई भी बड़ी कंपनी वो डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक कर सकती है उस सॉर्ट ऑफ ग्रे सेल ऑफ अल्कोहल का, बट वो चूज करती है नहीं करना। उसका कारण है कि दे डोंट वांट टू डू इलीगल थिंग्स। राइट। इधर अगर फर्म्स इलीगल थिंग्स करेंगी तो सेबी बैन कर सकता है। इंडिया एक अपकमिंग ज्योग्राफी है, उसमें अगर कोई बड़ी कंपनी बैन होती है तो उसका फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर मुनाफों पे उसका बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो इन सब कारणों की वजह से लोग करते नहीं है। बट अगर एक मैनिपुलेटिंग एंटिटी विच इज इन माय व्यू, अगर कोई फ्लैगशिप इंडेसेस ऑफ इंडिया के जो कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इनको 2-2% हिला रहा है, तो इससे, और 2-2 साल तक लगातार ऐसे हिला रहा है, और सेबी की कॉशन चिट्ठी के बावजूद ऐसे हिला रहा है, तो इससे बड़ा फाइनेंशियल क्राइम तो मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता एक देश के खिलाफ। मतलब ये आपने हॉस्टेज बना दिया हमारे इंडिसेस को, और इससे बड़ा फाइनेंशियल क्राइम मेरी समझ के परे है कि इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। और मयंक जी, अगर इसी तरह का कोई क्राइम अमेरिका में हो तो उसकी क्या सजा होती?
अमेरिका में अनिल सिंघवी जी, बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगा, सेबी की जो इंटरिम ऑर्डर है उसमें अनंत नारायण जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जब फरवरी में एनएसई ने सेबी के कहने पे उसे कॉशन लेटर भेजा था, एक चेतावनी दी थी जेन स्ट्रीट को, तब जेन स्ट्रीट, और वो मतलब अच्छी काफी एक रोबस्ट चेतावनी थी, उस पे जेन स्ट्रीट का बहुत ही छोटा सा रिस्पॉन्स आया कि हम तो अपना डेल्टा स्क्वायर ऑफ कर रहे थे, बस इतना सा, जो कि बहुत ही एक एक घमंड और इंप्यूनिटी दिखाता है कि उन्हें कदर नहीं है हमारे रेगुलेटर की। अगर एसईसी में ही होता, उनकी हैसियत नहीं है कि वो एसईसी को ऐसे जवाब दे सके। मैं बता रहा हूं, एसईसी बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है और किसी की क्षमता नहीं है कि एसईसी को बिल्कुल हल्के में आ सके, बिल्कुल क्षमता नहीं है। यूएस में एसईसी के तहत और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे में भी मार्केट मैनिपुलेशन एक क्रिमिनल फेडरल ऑफेंस है, क्रिमिनल फेडरल ऑफेंस। इसी के तहत मल्टीपल प्रायर ट्रेडर्स, बेलफ्रॉट, राजा रत्नम, मिल्केन, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एनरॉन ने जेल टर्म सर्व किया हुआ है। तो ये इसमें कोई और ये तो मैंने यूएस का उदाहरण दिया। अगर आप मेजरली किसी भी बड़ी ज्योग्राफी में जाएं तो आपको यही पाया जाएगा कि ये जो मार्केट मैनिपुलेशन है ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके लिए लोगों को जेल और मतलब सजा होती है। मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि इसे खाली एक सिविल ऑफेंस की तरह न देखा जाए, बल्कि इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सेबी एक्ट में सेक्शन 24 के तहत सीरियस केसेस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन, सीरियस बहुत बड़े केसेस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन जो मेगा केसेस हैं, उनके लिए सेबी कैन इम्प्रिजन, कैन मतलब कैन जज, मतलब कैन adjudicate imprisonment for 10 years। तो 10 साल की सजा सेबी एक्ट देता है सेबी को अगर कोई सीरियस केसेस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन है। यहां पे तो सेबी की रिपोर्ट खुद ही बता रही है कि उन्होंने बैंक निफ्टी को बहुत जबरदस्त तरीके से हिलाया। अभी उन्होंने बैंक निफ्टी ही इवैल्यूएट किया है, अभी बाकी, और वो भी उसके केवल 18 दिन इवैल्यूएट किए। बाकी इंडेक्सेस वो देखेंगे तो मुझे पता है वो निफ्टी हिला है दिसंबर में बहुत बुरी तरह, और वो थ्रू आउट अप्रैल 24 से लेकर दिसंबर 24 तक वो थ्रू आउट या तो क्वाइट या वॉलेटाइल वो करता ही रहा है। तो वो अगर बाकी इंडेक्सेस देखेंगे तो सब में निकलने वाला है। वो सेम पैटर्न्स जो बैंक निफ्टी में हुए हैं वो और इंडेक्सेस में हुए हैं, सेम बिल्कुल डिट्टो। तो सारे ही मार्केट को उसने एक हॉस्टेज बना लिया था 2 साल तक, 2 साल तक। तो अगर ये सेबी का हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट इन्वोक नहीं करता तो मुझे नहीं पता फिर कि इससे बड़ा क्या है। मतलब ये तो इन्वोक करना ही चाहिए। तो और आप ये कहेंगे कि फिर ऐसी सिचुएशन में अगर जो आपका अनुमान है 40-45 हजार करोड़ का मामला हो सकता है, तो वो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम टाइप माना जा सकता है। दुनिया का इससे बड़े स्कैम हुए हैं कि नहीं मुझे कम अंदाजा है। आई थिंक इससे बड़े हुए हैं दुनिया में, बट भारत में नहीं हुआ। भारत में कभी ऐसा नहीं है। मैंने आपको वो बताया ही कि मतलब विजय माल्या प्लस नीरव मोदी प्लस केतन पारे की साल पे साल इतने बड़े स्कैम एक साल में हो रहा है, वो साल पे साल हो रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जेन स्ट्रीट के प्रॉफिट्स बिल्कुल, मतलब जेन स्ट्रीट टिपिकली मार्केट मेकिंग करता है। इट्स अ मार्केट मेकिंग फॉर्म जिसमें आप बिड और आस्क दोनों पे खड़े हो जाते हैं, और जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऊपर खरीदारी करते हैं और नीचे बिक्री करते हैं, आप वो बिड आस्क स्प्रेड जो 20 पैसे का 15 पैसे का है उसे आप पॉकेट करते रहते हैं। वो मेन बिजनेस है जेन स्ट्रीट का। ये उसका मेन बिजनेस नहीं है कि आप, अब पता चला है कि इंडिया में जेन स्ट्रीट मेजरली डायरेक्शनल एक्सपोजर ले रहा है ऑप्शंस के थ्रू और फिर मार्केट वो मूव करा रहा है। तो ये मेन बिजनेस नहीं है। जहां पे जेन स्ट्रीट मार्केट मेकिंग करता है वहां पे उसके प्रॉफिट्स लगभग सिमिलर रेंज में है बाकी मार्केट मेकर्स के साथ, सिटाडेल जो उसका क्लोजेस्ट कंपेटिटर है उसके साथ। यहां पे अगर आप देखेंगे तो सिटाडेल का प्रॉफिट 364 मिलियन का है इंडिया में, ऑक्टाइबर का और कम है उससे, मतलब 350 से 350 की रेंज है ये। 350 मिलियन यूएसडी बोल रहा हूँ, नॉट इन सीआर। 350 से 350 मिलियन, 360 मिलियन यूएसडी इसकी ये पूरी रेंज है। और जेन स्ट्रीट का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो वो भाई साहब मतलब 8-9 गुना है इसका। और ये क्लियरली दिख ही रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि बाजार में कोई बदमाशी कर रहा है और वो जबरदस्त तरीके से पैसा बना रहा है बदमाशी करके। वो तो टर्मिनल पे बैठ के मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जैन 2024 से स्पष्ट है। तो वो सारे एंड्स टाई टुगेदर हो रहे हैं कि ये क्या मामला है। और यूनिवर्स मतलब ग्लोबली मुझे पता नहीं इससे बड़े स्कैम हुए हैं कि नहीं, बट इंडिया में आई थिंक हुए हैं। मैडॉफ के वो पुराने स्कैम है, मगर उनका मुझे मैग्नीट्यूड याद नहीं है अभी, बट इंडिया में तो कभी नहीं हुआ। तो और ये जी ये वेकअप कॉल है
हम्म। मतलब ग्लोबली भी एक बहुत ही बड़े हेज फंड का लिंक्डइन पोस्ट आया है कि मतलब अदर रेगुलेटर्स माइट आल्सो नीड टू वेक अप, उन्हें भी जगना चाहिए। हम्म। कुछ अंदाजा है आपको कि ये जेन स्ट्रीट फर्म क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं और इतनी बड़ी इन्होंने मार्केट मैनिपुलेशन करने की हिम्मत कैसे कर ली? ये ना, एक तो सबसे पहले तो इम्प्यूनिटी से होता है, मतलब आई थिंक इंडिया को हल्का आका जाता है, जो जो मुझे तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है कि जो ये हेज फंड्स है वो इंडिया को हल्का आते हैं और उन्हें लगता है कि इंडिया में हम कुछ कर देंगे और हम स्कॉट फ्री चले जाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब ये एटीट्यूड करेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। वो जो जेन स्ट्रीट है वो एक प्रॉप फर्म है वैसे, मतलब वो क्लाइंट से पैसा नहीं उठाते, वो उन्हीं का पैसा है। आई थिंक पहले उठाते थे वो, अब नहीं उठाते क्लाइंट से। तो वो उन्हीं का पैसा है और उस पर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और मैनिपुलेशन के बारे में कोई सोचता नहीं है। ये जेन स्ट्रीट नहीं इंडिया में आके कि ये भी करा जा सकता है, मतलब कोई सोचता ही नहीं कि इतना बड़ा क्राइम कोई कर सकता है, ये सोचा ही नहीं जाता, मतलब उस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं लोग। बट वो उसने कर दिया अब आके, तो बहुत ही मतलब एक कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और थोड़ा मतलब इंडिया के लिए शर्मनाक है कि कोई आके ऐसे करके चला गया। एज अ देश हमारे लिए थोड़ा शर्मनाक बात है कि मतलब फॉर एवरीवन, मैं केवल रेगुलेटर और एक्सचेंजेस को नहीं बोल रहा, मैं पूरी सामूहिक देश को बोल रहा हूँ कि हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात है कि कोई आके 2 साल तक हमें गिरफ्त में रख के चला गया, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स को। नहीं, ठीक बात है, मैं बिल्कुल आपका गुस्सा और क्षोभ में समझ रहा हूँ। ये बताएं कि जो कुछ पैसा जेन स्ट्रीट ने कमाया है, 40-45 हज़ार करोड़ का जो आपका अनुमान है, नुकसान किसका? किसने कहीं से तो कमाया है? ऑप्शन की ट्रेडिंग तो जीरो सम गेम है, राइट? एक हाँ पॉकेट हाँ से हाँ दूसरे हाँ। पॉकेट में जाना है, तो नुकसान किसका? अनिल सिंघवी जी, अनफॉर्चुनेटली दे आर लूटिंग फ्रॉम द पुअर। मतलब हो ये रहा है कि ये सारा नुकसान, प्रैक्टिकली लगभग सारा नुकसान रिटेल रिटेल बेयर कर रहा है। सेबी की एक रिपोर्ट आई है सितंबर 2024 में, जिसमें उसने बताया है कि जो 3 की सेगमेंट है, जो कि एफपीआई, प्रॉप डेस्क और रिटेल, ये 3 सेगमेंट, एक दो और सेगमेंट है बट वो काफी छोटे अमाउंट्स के हैं, तो मैं इन 3 सेगमेंट को मेन लेके चल रहा हूँ। तो एफपीआई, प्रॉप डेस्क और मतलब बेसिकली रिटेलर्स, इन 3 सेगमेंट में ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल रिटेल का नुकसान हुआ है। और रिटेल का नुकसान 2024 फाइनेंशियल ईयर में 55,000 करोड़ का हुआ है। 55,000 करोड़। बाकी 2 सेगमेंट्स प्रॉफिटेबल है। तो ये, और उसमें भी कोई छोटी मोटी लॉस मेकिंग एंटिटीज हो सकती हैं, बट क्योंकि वो प्रोफेशनली रन फर्म्स हैं, तो वो कोई मतलब 55,000 करोड़ के आगे बहुत ही मिनिस्क्यूल नंबर होगा। तो जो पूरा प्रॉफिट पूल है ऑप्शंस, इंडियन ऑप्शंस ट्रेडिंग से, वो है ही 55,000 करोड़ का। हम्म। उसमें से 25,000 करोड़ एक बंदा लेके जा रहा है। 40%, 40% एक बंदा लेके जा रहा है। और वो 55,000 करोड़ जो लॉस हो रहा है वो बेचारे बेचारे मतलब रिलेटिवली नॉट सो वेल ऑफ रिटेलर्स का हो रहा है, जो कि जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं रहते, क्योंकि और वो सबसे क्लूलेस भी रहते हैं। और वो अपने एंड पे रिटेलर्स गलत भी नहीं कर रहे। आप भी सोचेंगे कि अगर कोई पानी की बोतल 20,000 रुपए की बिक रही है और आप उसे ट्रेड कर सकते हैं तो आप उसे बेचना चाहेंगे। बट वो बेचना इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड है, गलती हो जाती है। और क्यों वो बाद में हिलाता है, फिर मार्केट वो मूव कराता है। मूव कराने को सारा जिसने वो ऑप्शन बेचे हैं, सबका बहुत भारी संख्या में नुकसान होता है। तो ये पूरा रिटेलर से जा रहा है। इनफैक्ट कल ही सेबी की एक और रिपोर्ट की हेडलाइंस आई है कि 2025 में ये आंकड़ा और बढ़ गया। जो 55,000 करोड़ है, ये और बढ़ के 75,000 करोड़ की तरफ चला गया। तो ये मतलब बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। ये बिल्कुल ही जो नॉट मतलब जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं जिनको इतना अंदाजा भी नहीं है, और वो ये अज्यूम करके आते हैं कि क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, एक रेगुलेटेड संस्था है पूरी इसके पीछे, तो ये फेयर होगा, मतलब ये सही होगा। उनका उस अजम्पशन में आते हैं और उनका अजम्पशन सही है, होना भी ऐसा ही चाहिए। बट वो है नहीं करंटली। बिल्कुल। तो ये बहुत ही बुरा, मतलब बहुत ही एक बुरी परछाई छाई हुई है हमारे बाजार पे, और इसको निकालना बिल्कुल, इसको हटाना बिल्कुल अनिवार्य है। बिल्कुल, कल ही सेबी की रिपोर्ट जो आई वो कह रही कि मार्च 2024 में
93% रिटेल ट्रेडर्स ने ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान किया है वायदा कारोबार में, और उनका आंकड़ा था 75,000 करोड़ का। और मार्च 2025 के जो नंबर आए उसमें 91% है, लेकिन नुकसान 41% बढ़कर 1,05,000 करोड़ का हो तो गया। 1 लाख जो करोड़ है हाँ। उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट हटा के अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि अच्छा, 55,000 करोड़ में भी ठीक बात ट्रांजैक्शन है, कॉस्ट मैंने हटा के बताया है। ठीक बात तो है। मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट हटा के बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो जो मैनिपुलेटिंग एंटिटी और जो रिटेलर है दोनों वो को नहीं जा रही, हाँ। तो जो वो नहीं जा रही, तो प्रॉफिट जा रहा है वो। अच्छा, अब मैं अब ये बताएं कि समझिए ये इस तरह का मामला है, 2 साल तक चला है। जाहिर सी बात है कि आप जैसे बड़े एक्सपर्ट और आपको जितनी इतनी समझ है मार्केट की, तो आपने अलर्ट किया, तब से भी का एक्शन हुआ। अगर मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, ऑप्शन में नॉर्मली ट्रेड करता हूँ, तो मुझे कैसे पता चले कि मतलब क्या मेरे पास में कोई तरीका, कोई सिस्टम, कोई ऐसे सिक्स सेंस होना चाहिए जिससे मुझे पता चले कि अरे यार कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे ये काम नहीं करना? हाँ अनिल सिंह जी, तो ये बहुत ही आसान है। मतलब क्या होता है, वो आप अटपटापन देख लेंगे। आपको सब लोगों को, जो भी रिटेल ट्रेडर हैं, उन्हें इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी अपने स्क्रीन पे कैलकुलेट करके देखनी चाहिए। ब्लैक शोज का एक फॉर्मूला है जिससे इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी ऑप्शन के दाम से कैलकुलेट हो जाती है। तो अगर आप इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी को बिल्कुल ही अटपटी होते हुए देखेंगे, मतलब वो ऐसी हो जाती है कि जैसे करेंसी है जो यूएसडी आईएनआर है, जो बिल्कुल नहीं हिलेगा, जो बहुत कम हिलता है, मतलब वो सडनली बिटकॉइन जितना वॉलेटाइल हो जाता है। मतलब वो उसकी आईवी बिल्कुल ही कोई हिसाब किताब नहीं रहता जहां पे होनी चाहिए और जहां पे है। तो जब भी आपको रिटेल ट्रेडर से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो ये देखें कि इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्या चल रही है। अगर वो बिल्कुल अटपटी हो गई है, मतलब या तो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब ऊपर चली गई है बहुत जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी मैक्रो फ्लो के, बिना किसी रिजल्ट्स के, बिना किसी भी तरीके की ट्रेड वॉर्ड या कुछ भी न्यूज के, अगर वो रैंडमली ऊपर चली गई है या वो बिल्कुल ही गिर गई है, जमीन के अंदर घुस गई है, तो वो दूर ही रहे मार्केट से, मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। ये 2 साल में इनफैक्ट जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उन्होंने ये करके पैसे बनाए हैं, क्योंकि वो क्या करते थे कि वो मैनिपुलेटर के साथ साइड हो जाते थे। तो अगर वो बेच रहा है तो सही ट्रेड ये होता है एक्चुअली, बहुत ही काउंटर इंट्यूटिवली, कि अगर जैसे मैंने सोने का एग्जाम्पल लिया, वो जो भी 1 लाख का अगर चल रहा है और वो 1,000 रुपए का हो गया है, तो आपको 1,000 रुपए उसे बेचना है, जो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है। कोई भी सोचेगा कि 1,000 रुपए बेचूं क्यों, इसीलिए लोगों के लॉसेज हो रहे हैं, क्योंकि लोग खरीद लेते हैं। तो उसको आपको बेचना है, क्योंकि जो मैनिपुलेटिंग एंटिटी है वो इंश्योर करेगी कि वो जीरो चला जाए। तो वो जिसने 1,000 रुपए भी बेचा है, चाहे वो बिल्कुल रैंडम दाम है, उसका कोई सर पैर नहीं है, वो जीरो चला जाएगा। तो इस हिसाब से लोगों ने मैनिपुलेटर के साथ फ्लो विद द टाइड करने की कोशिश की है, और उसमें बना है, क्योंकि लोगों को पता है कि मैनिपुलेटिंग एंटिटी है, तो फाइनली आके तो मैनिपुलेट कराएगी वो, और उसमें हम पैसा बना लेंगे। बट ये सब भी करना नहीं चाहिए। मतलब इन सब में भी रिस्क हैं। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि अगर उन्हें कभी भी ये लगे कि इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी कभी भी बिल्कुल थ्रू द फ्लोर चली गई है या थ्रू द रूफ चली गई है, तो वो बिल्कुल उस मार्केट से बाहर रहें। उन्हें इस चीज को देख के ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो ये कि अगर कोई रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनसे ज़्यादा समझदार, स्किल्ड, पैसे वाला कोई इस तरह का मैनिपुलेटर आ जाए और वो सिस्टम मैनिपुलेट कर दे, उसमें तो रिटेल पैसा बना ही नहीं सकता। बट आपको क्या लगता है, आम तौर पर भी जो एक ऑप्शन ट्रेडिंग करने की जो इच्छा रिटेल ट्रेडर्स की रहती है कि मैं थोड़े से पैसे लगा के ज़्यादा पैसे कमा लूँ, राइट, या मैं थोड़े से मार्जिन के साथ ऑप्शन बेच के मैं प्रीमियम कमा लूँ, ये जो इच्छा है, क्या वाकई में एक आम रिटेल ट्रेडर ऑप्शन मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में पैसा बना सकता है? से बहुत कम बना पाएंगे, और बहुत कम उससे अपनी जिंदगी चला पाएंगे। तो अगर कोई जॉब वॉब छोड़ के कर रहा है, जो कि काफी लोग मुझे पता है कि कर रहे हैं, तो वो नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं तो सारे रिटेलर्स को सजेस्ट करूंगा कि वो एफएनओ मार्केट से, स्पेशली ओ मतलब ऑप्शंस मार्केट से दूर रहें, क्योंकि उनकी समझ उतनी है नहीं, उनकी समझ उतनी होती नहीं है। तो वो फॉर्डर बन जाते हैं बड़े प्लेयर्स के लिए। तो मेरा तो उनसे दरख्वास्त यही रहेगी कि वो ऑप्शंस मार्केट में पार्टिसिपेट ना करें। और उन्हें बेसिकली ये एडिक्शन हो गया, जब से कोविड हुआ है तब से लोगों को घर से काम करने की अनुमति मिलने लग गई है, और उसके चलते लोगों ने, क्योंकि उनके पास फ्री टाइम है और ये सब है, तो उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दी है। और अब उनको लत लग गई है, क्योंकि थोड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल ही मामूली सा उसका जो भी ऑप्शन प्रीमियम है वो पे करना पड़ता है,
और उसके अगेंस्ट अब बना बहुत ही आउटसाइड सकते हो। तो वो एक रूले, एक कसिनो जैसा उन्हें, मतलब कसिनो जैसा बिहेवियर होने लग गया है, जिसमें लोगों को पता है कि नेट नेट लॉस होगा, बट तब भी वो कर रहे हैं। बट ये करना बिल्कुल नहीं चाहिए, और रिटेलर्स को जितना दूर रह सकें उतना दूर रहना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग से। उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वाया म्यूचुअल फंड्स और उसे, मतलब वो सब करना चाहिए, और उसको पकड़ के रखना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। आपकी उम्र तो ज़्यादा नहीं लगती, मेरे ख्याल से आप 40 से कम होंगे, 40 के नीचे ही होंगे, राइट? हाँ हाँ, नीचे होंगे। हाँ। आई एम 37। हाँ 37। तो आपका तो, लेकिन जो आपकी उम्र है उस हिसाब से आपका अनुभव बहुत ही ज़्यादा है। आजकल मैं देख रहा हूँ कई सारे नए बच्चे हैं, सीए करके, सीएफए करके, आईएम या फिर आईआईटी करके, वो सिर्फ ट्रेडर बनना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तो एक बहुत अलग तरह की एक्सपर्टाइज है, मैं उसे उसके साथ नहीं जोड़ना चाहता, बट क्या ये ठीक है कि इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद आप सिर्फ एक ट्रेडिंग वाला प्रोफेशन बनाए, या वाकई में कुछ ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, ज़्यादा इंटेलिजेंट काम करने चाहिए? अनिल जी, इससे तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बेसिकली जनरेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट मोस्ट कवेटेड जॉब्स इन द वर्ल्ड। मतलब जो रिटर्न ऑन, अगर आपको कोई संस्था पैसा देती है और आप उस पर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, तो ये तो बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। मतलब इससे वैल्यूएबल जॉब तो शायद ही मतलब रिसर्च को हटा दो, बट बहुत ही कम जॉब होंगे जो इतना कंट्रीब्यूशन सिंगुलर लेवल पे किसी जॉब में जो होता होगा, बहुत ही कम ऐसे जॉब होंगे। जनरेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल, तो मतलब ये तो बिल्कुल एक सामूहिक इच्छा है लोगों की कि हम कैपिटल पे रिटर्न जनरेट करें। जी। तो अगर कोई इस चीज को बढ़िया तरीके से कर पा रहा है, तो वो तो बहुत ही डिजायरेबल होगा, मतलब बहुत ही कवेटेड होगा वो। और ये बिल्कुल इसीलिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि ट्रेडर्स इतने वेल पेड रहते हैं। मतलब क्योंकि उनका टैलेंट इतना इतना डिमांड में रहता है मार्केट में, इसीलिए वो इतने वेल पेड रहते हैं। ट्रेडिंग इज हर तरीके की होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, सब तरीके की ट्रेडिंग होती है। और रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट करना तो बहुत ही मतलब सब, पूरी दुनिया मतलब चाहती है कि हमारे कैपिटल पे अच्छा अच्छा रिटर्न बने। तो जाहिर सी बात है कि जो टॉप ब्रेन्स हैं, बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल टॉप रैंक पर से लीजिए, वो इस प्रोफेशन की तरफ जाते हैं। और कॉन्सिक्वेंटली वो, मतलब कॉम्पनसेशंस भी उनकी काफी अच्छी होती हैं, क्योंकि इतना डिमांड में है प्रोफेशन। नहीं, एक तो आप लोगों का फंड मैनेज करते हैं, उस पर कमाई करके देते हैं फंड मैनेजर के तौर पर या हेज फंड के तौर पर, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है कि वो सिर्फ ये सोचती है क्या करना है, इतना काम कौन करे, कौन मेहनत करे, पिताजी की तरफ फैक्ट्री लगाए या शॉप पे बैठे सुबह 9 से 3:30 किया, लाइफ कूल है, पैसा बन गया, कंप्यूटर बंद करो नहीं नहीं, और लाइफ एंजॉय करो। वो ये जो माइंड सेट है, मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ आपसे। ये तो सी, ये उनका बनेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बनता। मतलब वो सोचेंगे कि हम ये अचीव कर लें, बट और देखने में सब कुछ बहुत ही रोजी एंड बहुत रोजी लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी, मगर ऐसा होगा ही नहीं। मतलब वो प्रॉफिट उतना कर ही नहीं पाएंगे अगर वो कॉलेज के बाद बिना एक्सपीरियंस के, अगर वो बिना ग्राइंड के थ्रू गए हुए ऐसे ही ट्रेडिंग शुरू कर लें, तो चाहे वो आईआईटी आईएम के हो, तब भी वो ऐसे ऐसे नहीं कर पाएंगे। उन्हें पहले रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज लेने की, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को ट्रेन करने की विद द मार्केट, वो जरूरत है। ऐसे आप कॉलेज से निकले और आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो आपके पास कितना ही दिमाग हो, आपका लॉस ही होगा। मतलब मोस्ट लाइकली आपका लॉस ही होगा, आपका दिमाग से इतना कुछ होने नहीं वाला है वो। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, ओवर मल्टीपल ईयर्स, स्पैनिंग डेकेड्स, मतलब स्पैनिंग अ डेकेड लेट्स से, जिसमें आप ट्रेन करते हो और आप अपने मॉडल्स को रिफाइन करते रहते हो, क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिक मॉडल्स को आप बनाते रहते हो, और आपका जो अनुभव है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाते हो, और फिर बहुत अच्छा चलता है। बट ऐसे कोई ये सोचे कि मैं आता हूँ और एक बड़ी आराम की जिंदगी व्यतीत करता हूँ, वो ऐसे उनका पैसा ही नहीं बनेगा। तो उनको अल्टीमेटली, मतलब ये वर्कआउट नहीं करेगा ऐसे। बिल्कुल। और ये कौन कह रहा है, जो समझिए, खुद मयंक बंसल कह रहे हैं, जो आईआईटी है, आईएम है, और पूरे इस डेरिवेटिव मार्केट को गोट गोट के पी चुके हैं, इतना जी चुके हैं, इसे हर मोमेंट जीते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भले आप सीए हों, भले आप सीएफ हों, भले आप आईआईटी, अगर आप फुल टाइम स्किल के साथ नहीं करेंगे तो इस तरह की ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। मयंक जी, आपको धन्यवाद दूँ। इससे पहले कहना चाहता हूँ दो चीज़ें आपको। एक तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने बड़े मामले को आप रेगुलेटर के सामने लाए और देश के करोड़ों जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको नुकसान होने से बचाया। दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ, आई डोंट नो आपके फैंस की लिस्ट कितनी बड़ी है, नहीं है, ये नहीं पता, लेकिन
एक अनिल सिंह भी आपके फैन की लिस्ट में जुड़ गया है, और मैं जो काम आपने किया उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ और मैं आपको दिल से उसकी तारीफ करता हूँ। और ये जो अच्छा काम आप कर रहे हैं देश के लिए, देश के इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, वो करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत समय दिया मयंक जी, आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद अनिल सिंह जी। आपका चैनल मैं पहले देख चुका हूँ, आपको देख चुका हूँ। आपसे इन पर्सन बात करके मतलब इन पर्सन तो नहीं बट ऑनलाइन बात करके बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और शुक्रिया मुझे चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मयंक बंसल जो इस मामले के को पूरे रेगुलेटर के सामने लाते हुए कि किस तरह से जेन स्ट्रीट ने रिटेल इन्वेस्टर्स को चीट किया और किस तरह से उन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट करके मोटा पैसा कमाया। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।